तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रिवीजन। अब हम चैप्टर करेंगे बेटा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करके चलेंगे, ठीक है, ताकि जो आपका सेकंड को एग्जाम आ रहा है बिल्कुल आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलमोस्ट 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर हम चीजों को माइंड अप करेंगे। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी ऑफ कोर्स, बिकॉज वन डे मैराथन है। चलो आप लोगों से बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार कंफर्म कर दीजिए, बस स्क्रीन आप लोगों के सामने है बेटा। जो बच्चे लाइव लगा रहे हैं एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। चल ग्रेट। चलो बेटा, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। डिपार्टमेंट होते हैं सेगमेंट्स एंड डिवीजन हो गए। मतलब ये करो, एक बेटर कंट्रोल या प्रॉफिटेबिलिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है। थ्योरी के अंदर हमने ज्यादा नहीं जाना कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस इतना समझो, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वो होता है जो खुद से काम कर सकता है, किसी और डिपार्टमेंट पे उसको रिलाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंट जहां ट्रांसफर होंगे। और डिपेंडेंट डिपार्टमेंट वो होता है जो डिपेंड करता है दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर कि भाई उससे गुड्स आएंगे, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो होते हैं वो अकाउंट्स होते हैं सेवरल डिपार्टमेंट्स रिलेटेड या सेवरल डिविजन्स रिलेटेड, जो एक डिपार्टमेंट की हो सकती हैं। हर एक डिपार्टमेंट का एक सेपरेट ट्रेडिंग और P&L हम बनाकर चलेंगे, ताकि हमें पता लगे कि किसकी कितनी एफिशिएंसी है, किसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब अगर यहाँ पर इस वे में देखो, जैसे ये एक मैंने टाइमलाइन टाइप बनाई हुई है। ये डिपार्टमेंट ए है। डिपार्टमेंट ए क्या करेगा? कुछ मटेरियल खरीदता है, लेबर लगाएगा, कुछ उसका आउटपुट आया। अब ये जो आउटपुट आया ना, दिस इज एन इनपुट फॉर डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, उससे जो आएगा दिस इज एन इनपुट फॉर डिपार्टमेंट सी। और डिपार्टमेंट सी ने अल्टीमेटली फिनिश गुड्स बनाया और कस्टमर को बेचा। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और P&L हम अकाउंट बना के चलते हैं। उसका हम एक ना जनरल या कंबाइंड P&L बनाकर चलते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L बिल्कुल वैसे बनता है जैसे आप लोग बचपन से बनाते आए हो बेटा। जैसे आप लोगों ने बचपन से अब तक बनाया है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है? परचेज आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है, इंटरनल ट्रांसफर आ गए। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सर ये दो आइटम है जो नहीं दिख रही है, इंटरनल ट्रांसफर। ये क्या चीज है सुनो। डिपार्टमेंट ए ने क्या करा? डिपार्टमेंट बी को सामान बेचा। डिपार्टमेंट ए के लिए वो सेल है, बट इंटरनली ट्रांसफर हुआ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो वो आ जाएगा बाय इंटरनल ट्रांसफर। बी ने आगे सी को बेचा है, यहां पर आ गया बाय इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है। अब मार्किंग पे ध्यान दो, यहां पर तीन क्या है? क्रॉस है। यहां पर देखो ये तीन क्रॉस, ये चार ब्लू क्रॉस। यहां पर देखो बेटा चार ब्लू क्रॉस। मतलब जो ए के लिए सेल्स की तरह है, बी के लिए परचेज है, तो बी ने क्या करा? यहां पे लिखा सी। अब ये सी के लिए क्या है? परचेज है, देखो सी यहां लिख रहा है। बस ये फर्क है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसको हम नीचे कैरी डाउन करते हैं, इनडायरेक्ट खर्चों को लिखेंगे। इनडायरेक्ट खर्चों को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर हम बना के चलते हैं। अब ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आता है? इसके अंदर वो खर्चे आते हैं, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जो भी हमारे डिपार्टमेंट से होगा। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? अगर कोई भी ऐसे खर्चे हैं जो कि अनएलोकेटेड है, मतलब जो आप किसी डिपार्टमेंट को नहीं बांट सकते, वो खर्चे यहां पर आ जाएंगे। अगर डिपार्टमेंटल को आप खर्चे बांट सकते हो, हम डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं बांटा जा सकता, तो उसको अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस के अंदर हम जनरल P&L में हम दिखा देते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे ना दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये क्या होता है, कैसे निकालता है, अभी सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर एक्सपेंसेस को आप एलोकेट कर सकते हो डिपार्टमेंट में, तब तो आप डिपार्टमेंटल P&L में ट्रांसफर कर दो। लेकिन अगर एक्सपेंसेस को एलोकेट नहीं कर सकते तो जनरल P&L में उस खर्चे को आप लेकर जाओगे। एलोकेशन कैसे करी जाती है बेटा? अब आपने कोई खर्चा करा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो चीज यूज हो रही है। हमने बस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है, तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना खर्चा है बस उसको ट्रांसफर कर देंगे या उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल सी बात। मान लेते हैं रेंट है, रेट और टैक्सेस है, या रिपेयर मेंटेनेंस कराई, या इंश्योरेंस कराई बिल्डिंग की। अगर मुझे इसको डिपार्टमेंट वाइज बांटना है तो कैसे बांटू? तो देखो सबसे बेस्ट वे क्या, वे आउट क्या है कि फ्लोर एरिया वाइज बांट दो। कह रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया कवर करा हुआ है, उतने का रेंट वो देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कनेक्ट कर पाओ तुम लोग। मान लेते हैं बेटा मैं जिस ऑफिस में हूँ, ठीक है, और एक्चुअल में ऐसा ऐसी सिचुएशन है, जहां पर मैं जिस ऑफिस में हूँ ना, वहां पर एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरी यहाँ ये मेरी है उनका कैबिन है, ये मेरा कैबिन है। यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है? कैबिन एरिया बनाया हुआ है। अब हमने क्या करो, सपोज करो एक कॉमन रेंट हम दे रहे हैं। कॉमन रेंट अगर दे रहे हैं, अगर हमने रेंट को बांटना है आपस में, कैसे बांटे? मैं ये देख लूं कि मेरे पास कितना फ्लोर एरिया है, उनके पास कितना फ्लोर एरिया है। जितना जितना फ्लोर एरिया हमारे पास है, हम आपस में उतना रेंट बांट लें। लॉजिकल है ना? वही चीज बस यहाँ पर है।
कह रहे हैं डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जितना फ्लोर एरिया है उस रेशियो में वो रेंट को, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बिल्डिंग को बांट लेगा। लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, कह रहे हैं जितनी एनर्जी कंज्यूम करी है हर एक डिपार्टमेंट ने वो ले लो अगर अवेलेबल है, नहीं तो जितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, ठीक है, वो हम कंसीडर करके चल लेंगे। पावर, पावर को कैसे बांटोगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेस के ऊपर, या फिर जो भी कंजप्शन हुई है अगर सेपरेट मीटर है, सेपरेट मीटर वाले डाटा कभी दे नहीं रखा होगा, हॉर्स पावर के बेस के ऊपर बांट दोगे। कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव, जरा सोच के बताओ, जब कैरेज इनवर्ड और क्या डिस्काउंट रिसीव, क्या परचेज से रिलेटेड होता है, तो इसको किस रेशो में बांटोगे, जो हर एक डिपार्टमेंट की परचेज है बेटा उस रेशो में। सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवल सेल्समैन, ये सारे बेटा जो खर्चे होते हैं ये किस रेशो में जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स रेशो में जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा वेजेस और सैलरीज को किस रेशो में बांटो, कितना टाइम डिवोट करा है किस डिपार्टमेंट ने, उस बेसिस के ऊपर। एक एम्प्लॉई है, वो डिपार्टमेंट ए के लिए भी काम कर रहा है, बी के लिए भी, सी के लिए भी, कितना टाइम उसने ए को दिया, कितना बी को दिया, कितना सी को दिया, बांट। पीएफ कंट्रीब्यूशन या ईएसआई, आज तक पेपर में पूछा नहीं गया लेकिन पता होना चाहिए, वेजेस और सैलरीज की रेशो में बांट देंगे। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस किस रेशो में बांट दो, कितने इंप्लॉइज हैं हर एक डिपार्टमेंट। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेट्स की वैल्यू के बेस के ऊपर, ठीक है, कितने एसेट्स की वैल्यू है हर एक डिपार्टमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वैसे तो देखो अगर डिपार्टमेंट वाइज बांट सकते हो तो बांट दो, नहीं तो ऐसे खर्चों को हम अनएलोकेटेड जनरल पी एंड एल में भी दिखा देंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ पर ना कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तुम इस चीजों का, तब दिक्कत आएगी। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगानी है, तुम्हें डाटा दे रखा होगा, तुम्हें नीचे बेस भी दे रखा होगा, तुमने बस ये लॉजिकली सोचना है यार किस खर्चे को किस रेशो में बांटना है, सिंपल। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कैसे होता है, देखो अब डिपार्टमेंटल में जो ट्रांसफर करा जा सकता है वो कैसे करा जा सकता है, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर करा जा सकता है। मेरे को 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी, मैंने तुम्हें 100 में ट्रांसफर कर दिया, क्या कोई मेरा प्रॉफिट है, नहीं है ना कोई प्रॉफिट। मैंने क्या ट्रांसफर करा, मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रांसफर करा। अब दो सिनेरियो बन सकते हैं, मार्केट प्राइस कम भी हो सकता है, मार्केट प्राइस ज्यादा भी हो सकता है। अगर मार्केट प्राइस क्या है, कम है, कॉस्ट ज्यादा है, मार्केट प्राइस जो है वो 90 का है, कॉस्ट भी मेरे को 100 की पड़ी है, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रांसफर करूं, क्या कोई प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है ना, अनरियलाइज। लेकिन मैं कह रहा हूं 100 का चाहे क्या चीज है, कॉस्ट है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं 110 में। अब 10 का क्या है, 10 इज द अनरियलाइज प्रॉफिट, 10 इज द अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। इसका रोल कहां पर आता है वही यहां पे समझना है हम। या फिर कई बार क्या होता है कि हम कॉस्ट प्लस मार्जिन के ऊपर, मार्कअप के ऊपर, कुछ से 20% इसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये 20% क्या है, प्रॉफिट है, विच इज एन अनरियलाइज प्रॉफिट। और हम कह रहे हैं इसको ना एलिमिनेट करना जरूरी, क्योंकि हो क्या रहा है जरा सोच के देखो, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करे, बी क्या करता है इसमें से कुछ गुड्स बेच देता है, लेकिन बी के पास एट द एंड ऑफ ईयर कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो ए ने बी को ट्रांसफर करा हुआ है उसमें से बचा है, और ए ने बी को ट्रांसफर करा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, तो इसके अंदर कुछ एक प्रॉफिट एलिमेंट है, मुझे उस प्रॉफिट एलिमेंट को एलिमिनेट करना, मुझे उस प्रॉफिट एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, मुझे अनलाइज प्रॉफिट निकालना। तो कह रहे हैं जब ट्रांसफर हम करते हैं किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, जब आप ट्रांसफर करते हो तो जो भी अनसोल्ड स्टॉक के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट होगा, अनलाइज प्रॉफिट होगा, उसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करके चलेंगे, एक्सक्लूड करके चलेंगे। अब ये एक्सक्लूड कैसे करके चलते हैं, कह रहे हैं सबसे पहले वो ये कहता है कि जो भी ट्रांसफर करे गए हैं बेटा गुड्स, ठीक है, उसको आप सेल्स की तरह ट्रीट करके चलोगे ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट एंड एज परचेज ऑफ द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। अच्छा, ट्रांसफरर क्या होता है और ट्रांसफरी क्या होता है, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट वो होता है जिसने ट्रांसफर करा, ट्रांसफरी होता है जिसको ट्रांसफर करा गया। कह रहे हैं जो भी ट्रांसफर करा है ना, से डिपार्टमेंट ए ने अगर बी को ट्रांसफर करा है तो ए इज द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, बी इज द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, तो ए की जो उसको सेल्स की तरह मान के चलोगे इसको, ठीक है। सेकंड स्टेप वो क्या कहता है कि ये जो है ना, जो ट्रांसफर हुआ है इसको परचेज मान के चलो किसकी, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट की। इसी तरीके से वो ना रिटर्न के बारे में बात करी गई है, कह रहे हैं अगर रिटर्न हुए हैं गुड्स, अगर गुड्स रिटर्न हुए हैं तो उसको क्या मान लो, परचेज रिटर्न मान लो, उसको क्या मान लोगे, परचेज रिटर्न मान लोगे, जो डिपार्टमेंट वापस कर रहा है, डिपार्टमेंट ए ने बी को भेजा, हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट ए की वो सेल है, डिपार्टमेंट बी की परचेज है, बी ने क्या करा, कुछ सामान वापस कर दिया, बी के लिए परचेज रिटर्न है और ए के लिए सेल रिटर्न है, ये बोला गया। कह रहे हैं आपको क्या लेने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आ रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट के, आप हर एक डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालो,
ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का क्या निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। फिर आप देखो नेट सेल्स कितनी है। नेट सेल्स निकालने का क्या तरीका है, जो हमारी नॉर्मल सेल्स है वो तो लेनी लेनी है, कह रहे हैं इसके अंदर जो इंटरनल ट्रांसफर है उसको ऐड कर दो, और कह रहे हैं इसमें से अगर मान लो कोई सेल रिटर्न है उसको माइनस कर देना। आपको फिर क्या निकालना होता है, स्टॉक रिजर्व। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द स्टॉक रिजर्व। मैं कह रहा हूं कि जो भी ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है, अब हमारे केस में से डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है उसका जो ट्रांसफर प्राइस था, डिपार्टमेंट बी के अनसोल्ड स्टॉक का ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, किसका, डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट ए ने बी को कुछ सामान भेजा, प्रॉफिट के ऊपर भेजा, उसमें से कुछ सामान है जो अभी भी बिका नहीं है, डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रॉफिट है वो है किसका, ए का है या बी का है, जरा सोच के बताओ और आंसर देना बच्चे प्लीज। इसमें जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, ए का है या बी का है। जिसने ट्रांसफर करा उसका प्रॉफिट है ना, उसने यस प्रॉफिट सर। लगाया हुआ है ना। तो जीपी रेशो भी किसकी देखनी चाहिए अगर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, ए की ना, जिसने ट्रांसफर करा। बस वही तो लॉजिक है। हाँ जीपी सर। किसका, ट्रांसफर डिपार्टमेंट का, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, ट्रांसफर डिपार्टमेंट। या मैं ऐसा कह सकता हूं, इसकी जगह मैं ऐसा बोल सकता हूं, जीपी रेशो ऑफ ट्रांसफर डिपार्टमेंट। मुझे जीपी रेशो चाहिए किसकी, ट्रांसफर डिपार्टमेंट। अब मुझे, मैंने एक बार ये अनलाइज प्रॉफिट निकाल लिया, मैं इसको एलिमिनेट करूंगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, साल के एंड के अंदर मैं एक जर्नल एंट्री पास करूंगा, पी एंड एल टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हम दोबारा से एक एंट्री पास करते हैं, उसको दोबारा से लेकर आते हैं सेम वैल्यू के ऊपर, स्टॉक रिजर्व टू पी एंड एल हम एक एंट्री पास कर देते हैं। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो आपका स्टॉक होता है उसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस करके दिखा दो। अब कई बार क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं देगा, ऐसे सिनेरियो में आपको पहुंचना पड़ेगा। बड़ा आसान है, मेरे को इतना बताओ, अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मैं उसके अंदर परचेज ऐड कर दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वो गुड्स हैं जो अवेलेबल फॉर सेल है, यानी ये वो गुड्स हैं जो मैं मैक्सिमम बेच सकता हूं, है ना, दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। अगर इसमें से मैं सेल्स माइनस कर दूं, क्या क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसमें से अगर हम सेल्स माइनस कर दें बेटा, क्या क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यस या नो। यस सर। अगर मेरे को ओपनिंग स्टॉक निकालना है, इक्वेशन पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। मैंने अभी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं ली, ठीक है। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सॉरी ओपनिंग स्टॉक निकालना है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दूं, परचेज को लेस कर दूं, क्या ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्या ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो कई बार ना क्वेश्चन के अंदर वो गायब कर देगा, अगर गायब कर देना घबराना नहीं है, हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब ऐसा करते हैं बेटा, एक ना हम क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपका स्टडी मटेरियल चिपका दिया मैंने यहाँ पर, जरा स्टडी मटेरियल के बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर मैं चाहता हूँ आप लोग आ जाएं 2 के ऊपर। स्टडी मटेरियल के बच्चे सारे इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। ये लो बेटा, स्टडी मटेरियल का ये रहा आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जेड लिमिटेड जो है उसके 3 डिपार्टमेंट है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, ये परचेज यूनिट्स, ये परचेजेस, ये सेल, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये क्लोजिंग स्टॉक। आपको इतना गिवन है। वो कह रहा है आपको क्या बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एज्यूम करते हुए कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। हर केस में रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, इतना बोल दिया उसने। कैसे करोगे, आपको ये पता ही नहीं है कि ये 6000 यूनिट जो है इसकी परचेज वैल्यू क्या है, ये पता ही नहीं है। आपको ये पता है कि हाँ आपने कितना बेचा, लेकिन जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्या आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, नहीं है ना। आपको ये पता है कि टोटल परचेज की वैल्यू 6 लाख है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से यूनिट कितने प्राइस में खरीदा है। 6000 किस प्राइस के ऊपर खरीदा, 12000 किस प्राइस के ऊपर खरीदा, 14000 किस प्राइस के ऊपर खरीदा, ये नहीं पता। तो मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले मैं यहां पर ना क्या निकालूंगा बेटा, ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक के बेटा आप लोग क्या निकालो, यूनिट्स निकालो। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कैसे निकलेंगे, सिंपल, सेल्स, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं, और इसमें से क्या माइनस कर दूं, परचेज को माइनस कर दूं। सेल्स की यूनिट मुझे पता है 6120, ये डिपार्टमेंट ए बी सी। 6120, 11520, 14976। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें बेटा, 600, 960, 36। और इसमें से परचेज में लेस कर दूं 6000, 12000 और 14400 की मैंने परचेज जो है बेटा लेस कर दी। बेटा मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 6120 प्लस 600, 6720 माइनस 6000 इज 720। इसी तरीके से बेटा यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, 480, और यहां पर आ जाएगा 612। ठीक है, यहां आ जाएगा 612। ये आपके क्लोजिंग स्टॉक आ गए। बेटा मेरे को क्वेश्चन में एक लाइन बोल रहा है कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मेरे को क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, अरे जीपी भी तो चाहिए। रेट ऑफ प्रॉफिट वो बोल रहा है सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, सॉरी, इट इज यूनिफॉर्म। तो मैं क्या करूं, चलो हम ना एज्यूम कर लेते हैं कि जितने यूनिट मैंने खरीदे, मैंने वो सारे के सारे यूनिट बेच दिए, क्योंकि मुझे ना डिपार्टमेंट ए बी सी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट बचा है, और मेरे को ये पता है कि मैंने जो है कितने यूनिट्स खरीदे। तो मैं ना ये मान के चल रहा हूं कि जितने यूनिट्स खरीदे सारे बेच दिए। अगर मैं ए की बात करके चलूं, मैंने 6000 यूनिट खरीदे हैं, अगर मैं इनको 40 के हिसाब से बेचूं, बी के मैंने 12000 यूनिट खरीदे हैं, इनको मैंने 45 के हिसाब से बेचा, सी के मैंने 14400 यूनिट खरीदे हैं, इनको मैंने 50 के हिसाब से खरीदा। बेटा अब आप लोग सॉल्व करोगे ना, देखो अब वही बात है, मैराथन है, मैराथन भी का क्विक रिवीजन है, तो पूरा डिटेलिंग में एक एक वैल्यू नहीं लिखने बैठूंगा। इन सबको टोटल करोगे, सॉल्व करोगे, मैं बताता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 15 लाख रुपए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि जितना मैंने सामान खरीदा है, अगर मैं वो सारा का सारा बेच देता हूँ, जो खरीदा है, वर्डिंग ध्यान से सुन लेना, जो खरीदा है, और एजम्पशन लिख कर आएंगे, एज्यूमिंग ऑल द गुड्स विच हैव बीन परचेज इफ आर सोल्ड, तो मेरी सेल वैल्यू कितनी होगी, तो 15 लाख में मेरा माल बिकेगा। ठीक है, ये माल तुम्हें पड़ा कितने का, इसकी परचेज कितनी है, 6 लाख रुपए। 15 लाख में बेच रहे हो 6 लाख की चीज, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट। 9 लाख रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 15 लाख के ऊपर, सेल्स के ऊपर निकालोगे, जीपी रेशियो। ठीक है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, कितना आ जाएगा, 60%। 60% इज द जीपी रेशो। अगर तुम्हें जीपी रेशो पता लगी है 60% है, और तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है पर यूनिट कितना है, ये ए बी सी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट तुम्हें पता है, इसका सेलिंग प्राइस है 40, इसका सेलिंग प्राइस है 45, इसका सेलिंग प्राइस था 50। अगर इसका जीपी इसमें कितना है, 60%, तो 60% इज द जीपी। 45 का 60% होता है 27, 50 का 60% होता है 30। ये तुमने जीपी माइनस कर दिया, तो मुझे बताओ क्या मेरे पास कॉस्ट आ गई, यानी 16 रुपए, 18 रुपए और 20 रुपए। बेटा ये कॉस्ट नहीं आई, ये तुम्हें ये पता लग गया कि कितने में तुमने परचेज करा होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास कॉस्ट आ गई। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की भी बात करके चलूं, तो ओपनिंग स्टॉक भी 16 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो गुड्स अब हमने परचेज करे हैं। ठीक है, क्या उसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर है बिल्कुल यस, उसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेल्स तुम्हें पता लग गई है। ठीक है, जीपी रेशियो तुम्हें पता है 60% है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा इस तरीके से जो है हमने करना था। ठीक है, देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक, वर्किंग नोट नंबर पे जाके देखो, इन्होंने देखो कैसे कैलकुलेट करा, हमने यही चीज करी। 16, 18, 20 की तुमने क्या निकाली, कॉस्ट निकाली, बस यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने इतने यूनिट्स निकाले थे हमने भी। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर निकाल दिया, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ गए। सेल्स की फिगर अब क्या लोगे, ध्यान रखना यहां पर 6000 से मत मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर तो एक्चुअली आएगी ना जो बेचा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, परचेज जो है वो हम निकाल लेंगे किस तरीके से, तुम्हें परचेज के यूनिट्स तो पता ही है, प्राइस तुम निकाल चुके हो, प्राइस तुम निकाल चुके हो, जो ये 16, 18, 20 आया है, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं परचेज प्राइस ऐसे मल्टीप्लाई करा, ये तुम्हारी परचेज की वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, परचेज की वैल्यू आ गई। और क्रॉस चेक करना है कर लो, इन तीनों का टोटल करके देखना क्या 6 लाख बन रहा है, चलो करके देख लेते हैं। 96,000 प्लस 2,16,000 प्लस 2,88,000, 6 लाख बन रहा है बेटा, 6 लाख टोटल बन गया। हाँ जी बेटा बिल्कुल, जश्न यही करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना सामान, देखो यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता जीपी रेशियो कितना है, उसने बस ये बोला यूनिफॉर्म है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, ये यूनिक क्वेश्चन है,
इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं मान के चल लो कि जितना सामान खरीदा वो सारा बेच दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं जीपी रेशियो तक पहुंच सकूं। ऑब्जेक्टिव उसका ये है, क्योंकि मुझे ना ये पता है कि मैंने परचेज कितने में करा। मेरे को इतना पता है कि मैंने परचेज कितने में करा, कितने कितने में सेल करा, मैं वो निकाल लेता हूं। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट है। गॉट इट? पक्का क्लियर बेटा? जैसे एक बार कंफर्म कर दो बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जशन क्लियर है? बच्चे प्लीज यस या नो कुछ लिख दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। मान के चल रहा हूँ बेटा, क्लियर है? ओके, आ गया मैसेज। चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 3 देखो बेटा। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे अगेन सॉल्व करने का, उतना टाइम नहीं है, बस समझ लो इस चीज को। इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरी कैटेगरी है ये। पहली कैटेगरी में ये यूनिक क्वेश्चन बोल देता हूँ, दूसरी कैटेगरी हमारी ये हो गई। आपको क्या दे रखा होगा? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना होगा। आपको इस तरीके से वो डाटा दे देगा। अब डाटा कुछ भी दे सकता है बेटा। ऐसा भी हो सकता है आपके ना पुरानी आरटीपी उठा के देखोगे ना, पुरानी आरटीपी में तुम्हें एक क्वेश्चन दिखेगा, उसमें क्या बोला हुआ है कि 3 डिपार्टमेंट है, 3 पार्ट टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो वहां पर ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। वहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि किस पार्टनर को कितना मिलेगा। सो डिपार्टमेंटल चैप्टर के साथ खेलने के लिए बहुत कुछ है इंस्टीट्यूट के पास। अल्टीमेटली वो चेक कर रहे हैं तुम्हें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाना आता नहीं आता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक्सपेक्टेड है कि आता हो। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में करके आ रहे हो या प्लस 2 में करके आ रहे हो। डायरेक्ट एंट्री रूट भी हो तो प्लस 2 में करके आए हो कहीं ना कहीं वो चीज, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बनाना आता है। ठीक है। अब इस टाइप के सवाल को किस तरीके से करेंगे, सुनो जरा। डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं एक्स वाई जेड। वो कह रहे हैं 31 मार्च 2021 का आपको डाटा गिवन है। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें बता रहा है, परचेज बता रहा है, तुम्हें डेटर्स एट गिवन है, तुम्हें सेल्स दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, तुम्हें वैल्यू बताई हुई है फर्नीचर की हर एक डिपार्टमेंट के, फ्लोर स्पेस बताया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता दिए, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बता दिया। ठीक है, अब देखो नीचे खर्चे दिए उसने। जीरा तुम बस सोच के बताओ कौन से खर्चे को किस रेशो के अंदर बांटोगे। कैरेज इनवर्ड है, क्या लगता है किस रेशो में जाना चाहिए? परचेज की रेशो में। कैरेज इनवर्ड है, किस रेशो में जाना चाहिए? परचेज की रेशो में ना, परचेज तुम्हें ऊपर गिवन है। इनकी आपस में रेशो निकाल लो, 3:2:1 की रेशो आ जाएगी। इसकी आपस में रेशो क्या बन रही है? 3:2:1। कैरेज इनवर्ड परचेज रिलेटेड होता है, इस रेशो में बांटूंगा। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो में जाएगा। सैलरीज को किस रेशो में बांटू? ऊपर तुम्हें जो डाटा गिवन है, क्या लगता है सैलरी किस रेशो में? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में बांट दो सैलरी को, जो मेरे पास डाटा गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में। एडवर्टीजमेंट सेल्स रिलेटेड होता है, सेल्स रेशो के अंदर बांट दो एडवर्टीजमेंट को। डिस्काउंट अलाउड कहां पर देते हैं? सेल्स के टाइम पे, सेल्स रेशो में बांट दू। डिस्काउंट रिसीव्ड कहां होगा? परचेज के टाइम पे, परचेज रेशो में बांट दू। रेंट रेट एंड टैक्सेस फ्लोर एरिया के बेस के ऊपर बांट दो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तुम्हें वैल्यू पता है एसेट्स की हर एक डिपार्टमेंट पास कितना है, उस रेशो में बांट दो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, बांट दो बेटा उस रेशो के अंदर। और लास्ट क्या है बेटा? लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस के ऊपर बांट दो। मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस लगानी है बस। तुमने बांट दिया। ट्रेडिंग पीएनएल बनाना जानते हो ना? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। इंटरनल ट्रांसफर इस क्वेश्चन में कहीं पर तुम्हें नजर आ नहीं रहा, कोई इंटरनल ट्रांसफर नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक पॉइंट और था इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं बैड डेट्स की प्रोविजन क्रिएट करनी है 5%, इस वजह से डेटर्स एट एंड की वैल्यू गिवन। तो पीएनएल के अंदर जाके प्रोविजन क्रिएट कर दोगे 5% बैड डेट्स की। ठीक है, चलो फटाफट से बेटा 2 मिनट लगा के चाहे बुक से ये क्वेश्चन देख लो। अब ये मैं घुमा नहीं पाऊंगा ये स्क्रीन, ये पेज रोटेट नहीं कर पाऊंगा मैं इसके ऊपर ना, कोशिश करता हूँ अगर रोटेट हो जाता है। बच्चे ये ना रोटेट नहीं होगा यहाँ पर, थोड़ा सा मैनेज करो प्लीज अपनी बुक से। बेसिकली देखो बेटा करा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कैसे बनाते हैं, चलो मैं बता देता हूँ साइड में थोड़ा सा। क्या करते हैं बेटा, सबसे ऊपर लिखोगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जिस भी साल का बना रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, इस केस में एक्स वाई जेड है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, फिर टोटल, फिर पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड और टोटल। टू ओपनिंग स्टॉक जो जो वैल्यूज है, टू परचेजेस जो भी वैल्यूज है।
टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हें यहाँ पर नजर आए, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे एक तो कैरेज इनवर्ट तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी सारे तुम्हारे खर्चे कौन से हैं, बाकी सारे तुम्हारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट वाले। क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, सेल्स तुम्हें यहाँ पर गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें वैल्यू दे रखी है, जो रिजल्ट आया वो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेकर जाओगे, ये सारे के सारे खर्चे जो हैं क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, किस रेशो के अंदर, जो रिस्पेक्टिव रेशो अभी हमने बात करी, ठीक है। जो तुम्हारे पास नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। जो तुम्हारे पास नेट रिजल्ट आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट, वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया P&L से, खत्म बेटा। ये करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। अब बेटा अगला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ना तुम लोगों को, वो हम एक ना एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, मतलब एक कंसेप्ट है जो मुझे तुम लोगों को करवाना है, हम एक ही क्वेश्चन के अंदर वो कंसेप्ट कवर कर लेंगे, दैट इज योर इलुस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर ना हम दो कंसेप्ट कवर करके चलेंगे, एक अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो कंसेप्ट भी हमारा कवर हो जाएगा, दूसरा मैनेजरियल कमीशन जो है वो कैसे निकालनी है, वो कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ना सुनने पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान देना है बेटा, अपने आप हो जाएगा। चलो जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 5, अभी क्वेश्चन चिपका रहा हूं तुम लोगों के सामने। मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। ये लो बेटा, बेटा दिस इज योर इलुस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। किस तरीके से करेंगे बेटा इस इलुस्ट्रेशन को, बेटा इस इलुस्ट्रेशन के अंदर ना दो पॉइंट आप सीखने जा रहे हो। पहला, अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालना है, दूसरा पॉइंट आप सीखने जा रहे हो मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैसे निकालनी है, या करेक्ट मैनेजरियल कमीशन जो है वो कैसे निकालनी है, या करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, रेदर आई शुड से करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। अब समझो, डिपार्टमेंट पी जो है उसने गुड्स भेजा डिपार्टमेंट एस को एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए पता है क्या करो, बेस्ट तरीका क्या, चार्ट टाइप बनाना शुरू करो। ये रहा डिपार्टमेंट पी, ये रहा डिपार्टमेंट क्यू, और ये रहा डिपार्टमेंट एस। डिपार्टमेंट पी जो है वो क्या करता है, डिपार्टमेंट एस को 25% ऑन कॉस्ट के ऊपर सामान बेचता है, और क्यू को बेचता है 15% कॉस्ट के ऊपर। डिपार्टमेंट क्यू की अगर हम बात करके चलें, डिपार्टमेंट क्यू के बारे में बोला है कि वो पी और एस को 20% और 10% के ऊपर सामान बेचता है रिस्पेक्टिवली ऑन कॉस्ट। तो ये पी को सामान बेचता है, ये एस को सामान बेचता है, इसको 20%, इसको 10%, यहां पर भी कॉस्ट के ऊपर, यहां पर भी कॉस्ट के ऊपर। डिपार्टमेंट एस जो है वो भी पी और क्यू को सामान बेचता है, लेकिन ये किसके ऊपर बेचता है, ये 20% सेल्स के ऊपर, और ये बेचता है 30% ऑन सेल्स, ठीक है। आपको ये डाटा गिवन है। अब नीचे आपको कुछ डिटेल गिवन है, ये वाली डिटेल आपको गिवन है, आपको बताया गया है कि कितना स्टॉक जो है वो किस डिपार्टमेंट के पास है। वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट पी के पास 48,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है जो डिपार्टमेंट एस से आया हुआ है। डिपार्टमेंट पी के पास 12,000 का स्टॉक पड़ा है जो क्यू से आया है। डिपार्टमेंट एस के पास 18,000 का स्टॉक है जो पी ने भेजा है। डिपार्टमेंट एस के पास 8,000 का स्टॉक है जो क्यू ने ट्रांसफर करा है। सिमिलरली क्यू के पास पी और एस का जो है भेजा हुआ सामान में से स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है बेटा। मुझे सबसे पहला काम जो करना है ना, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन अल्टीमेटली है क्या, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। मैं यहाँ पे अनरियलाइज दो क्वेश्चन करने की जगह एक सिंगल क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पी से। पी का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है जरा सोच के देखो। पी ने जो है एस को सामान भेजा है और क्यू को सामान भेजा है। एस के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जो स्टॉक एस के पास है, जो स्टॉक एस के पास है और जो स्टॉक क्यू के पास है, उसमें क्या है, पी का प्रॉफिट है। एस के पास स्टॉक है 18,000, क्यू के पास स्टॉक है 14,000। पी जो है वो एस को सामान बेचता है 25% कॉस्ट के ऊपर। 25% कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो तुम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स,
अगर 100 ये है, 25 ये है, तो सेल है 125। इट मींस ये जो, अब जरा सोच के देखना, ये जो 18,000 होगा ये तो ट्रांसफर प्राइस के ऊपर होगा ना। ये जो 18,000 होगा ये तो ट्रांसफर प्राइस के ऊपर होगा ना, जितने में पी ने एस को बेचा। मींस दिस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 125। दिस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 125। तो 18,125 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? सिर्फ 25। इसी तरीके से क्यू की अगर मैं बात करके चलूं, क्यू के पास 14,000 का स्टॉक पड़ा है, लेकिन ये 14,000 ट्रांसफर प्राइस है। ये 14,000 ट्रांसफर प्राइस के ऊपर है और 15% कॉस्ट के ऊपर है। कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट 15 है, तो सेल 115। इट मींस ये 14,000 इज रिप्रेजेंटिंग 115। मुझे तो 15 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है पी का। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करोगे कितना आएगा बता देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे बेटा 3600 आता है, इसको सॉल्व करते हो 1826 आता है, टोटल करते हो तुम्हारे पास 5426 आता है। नाउ दिस इज द अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पी। सिमिलरली डिपार्टमेंट क्यू का निकाल देंगे। डिपार्टमेंट क्यू के केस में क्या होगा? अब डिपार्टमेंट क्यू जो है वो पी को कॉस्ट के ऊपर सामान बेचता है, एस को कॉस्ट के ऊपर सामान बेचता है। तो डिपार्टमेंट क्यू से जो गया है ये आ गया 12,000 रुपए। तो डिपार्टमेंट क्यू की अगर मैं बात करके चलूं, जो स्टॉक विद पी है ये आ गया स्टॉक विद एस। पी के पास 12,000 का सामान पड़ा है और एस के पास 8,000 का सामान पड़ा है, लेकिन पी के पास 20% ऑन कॉस्ट है, तो 20/120, यहां पर 10/110, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर है। इसको जरा सॉल्व करोगे, मैं तो बताता हूँ, यहां पर आ जाएगा 2,000, यहां पर 726 पॉइंट समथिंग आएगा, राउंड ऑफ कर देंगे 727, तो 2727 आ गया। सिमिलरली बेटा हम किसका निकालेंगे? डिपार्टमेंट एस का। मैंने पहले डिपार्टमेंट क्यों लिख दिया, एस लिखना चाहिए था, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट एस की अगर हम बात करके चले, बट पेपर में कोशिश करना बेटा ऑर्डर में करो, ताकि कोई गलती ना हो। डिपार्टमेंट एस की बात करके चले, तो एस ने ट्रांसफर करा है पी को, तो स्टॉक विद पी और स्टॉक विद क्यू, अनरियलाइज प्रॉफिट है बेटा ये किसका है? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट एस। ठीक है। अब डिपार्टमेंट एस ने पता है किस कैसे बेचा है? सेल्स के ऊपर। डिपार्टमेंट एस सेल्स के ऊपर बेच रहा है, 20% सेल्स के ऊपर, 30% सेल्स के ऊपर। तो ये जो पी के पास स्टॉक पड़ा होगा 48,000, मैं डायरेक्टली इसका 20% कर सकता हूँ। ये जो 38,000 है, मैं डायरेक्टली इसका क्या कर सकता हूँ? 30% कर सकता हूँ, 30% है, 30% कर सकता हूँ। क्यों? सेल्स के ऊपर है, एंड दिस इज ऑल्सो सेल्स अमाउंट। मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर आएगा 9600, यहां पर आएगा बेटा 11,400, तो 21,000 जो है वो क्या हो गया? अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं बात करके चलूं अनरियलाइज प्रॉफिट की, तो पी का अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा 5426, क्यू का अनरियलाइज प्रॉफिट है 2727, और एस का अनरियलाइज प्रॉफिट है 21,000। ये वैल्यू है। अब मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, एस को पहले लिख लेते हैं और क्यू बाद में। ठीक है, एस पहले तो क्यू बाद में आ जाएगा 2727। ये बेटा मेरे पास क्या आ गया? अनरियलाइज प्रॉफिट्स आ गए हैं। तो बेटा ये अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, समझ में आया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है, आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने हैं, 5 मार्क्स में आ जाता होता है। ठीक है, अब सुनो, अब करना क्या है सर। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, वो कह रहा है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो है ना, उनको क्या मिलेगी? 10% कमीशन मिलती है ऑन द नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट। यानी अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर 10% क्या मिलेगी आपको? कमीशन मिलेगी। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट से पहले हुआ क्या? मेरे को प्रॉफिट दे रखे, हमने क्या कर दिया? मैनेजर की कमीशन चार्ज कर ली। हम किसका इंपैक्ट लेना भूल गए? हम इंपैक्ट लेना भूल गए अनरियलाइज प्रॉफिट का। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करके मैं फिर करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालूंगा आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। कह रहे हैं मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालो। किस तरीके से करेंगे जरा बेटा सुनो। इसका ना एक फॉर्मेट टाइप है, और रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। डिपार्टमेंट ये आपका क्या आ गया? पी, सेकेंड डिपार्टमेंट एस, थर्ड डिपार्टमेंट तुम्हारा क्यू, पी एस क्यू। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें मैनेजीरियल प्रॉफिट दिया हुआ है। तुम्हें क्या दे रखा है बेटा? मैनेजरियल प्रॉफिट गिवन है, लेकिन ये मैनेजरियल प्रॉफिट किसके बाद गिवन है? दिस मैनेजरियल प्रॉफिट इज आफ्टर द मैनेजरियल कमीशन। मैनेजरियल कमीशन के बाद प्रॉफिट गिवन था, यहां था बेटा 90,000 रुपए, यहां था 60,000 रुपए, और यहां था 45,000 रुपए। अब ये जो है मैनेजरियल कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है ना?
तो बेटा सबसे पहले क्या करूं, क्या इसके अंदर मैनेजरियल कमीशन को एड बैक कर दूं? एड बैक क्यों कर रहे हैं मैनेजरियल कमीशन को? हम मैनेजरियल कमीशन को एड बैक इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि तुमने मैनेजरियल कमीशन चार्ज कर दी बिना अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट लिए, जबकि पहले अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना था। ठीक है, उसके बाद जो आता फिर तुम चार्ज करते मैनेजरियल कमीशन, जो प्रॉफिट आता उसके ऊपर। तुमने मैनेजरियल कमीशन चार्ज कर ली, अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट लिया नहीं। तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन तुमने कमीशन जितनी चार्ज करी होगी उसको दोबारा एड बैक करेंगे। अब उसने मैनेजरियल कमीशन के बारे में क्या बोला हुआ है, 10% ऑफ द कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट के ऊपर 10%। अब जरा बस सोच के बताना, ये जो कमीशन होगी ये आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है ना, तो और 10% मैनेजर कमीशन है, तो अगर ये आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है इट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 90, तो ये 10% के बराबर है। तो अगर ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, तो मेरे पास 10,000 आ जाता है। सिमिलर मैनर में यहां पर आ जाता है 66,667 और यहां पर तुम्हारे पास आएगा बेटा 5,000। कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 45,000 जो है वो 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे तो 10 की वैल्यू चाहिए। मैं इसको एड बैक करूंगा, मेरे पास यहां पर आ गया 1,00,000 रुपए, ये आ गया 66,667 और ये आ गया 50,000 रुपए। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज योर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। इसको क्या नाम देंगे, दिस इज योर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट का इंपैक्ट से पहले एंड मैनेजर कमीशन से पहले। ये तुम्हारा क्या है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है। अब ये जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आया है इसके अंदर हम क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाओ, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट का इंपैक्ट हटाना था। अनरियलाइज प्रॉफिट हटाओ। हमने देखा अनरियलाइज प्रॉफिट इसका कितना है, 5426, माइनस कर दो। इसका कितना है 21,000 और इसका कितना है 27,27, माइनस करो, तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास जो आया वो वैल्यूज आएंगी बेटा 94,574, यहां पर आएगा बेटा 45,667 और यहां पर आएगा 47,273। ठीक है बेटा, अब इसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ये मैनेजर कमीशन से पहले है। अब बेटा इसमें से मैनेजर कमीशन को करो लेस, और मैनेजर कमीशन उसने कितनी बोली है, 10% बोली है, तो 10% इसका 9457, 4567। ठीक है, और 4723, 4727, माइनस कर दो जरा मैनेजर कमीशन। जो तुम्हारे पास रिजल्ट आया बेटा इसको बोलते हैं करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में देखने को मिल सकती है, और हो सकता है बेटा पेपर में इस बार ये चीज आ रही हो। तो अच्छे से करके जाना ये वाला कंसेप्ट। इस कैटेगरी के 2-3 क्वेश्चन आपके सिलेबस आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, पास पेपर आरटीपी में तो मिल ही जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन देख जाना। चाहे ना अगर टाइम कम होगा ना, एक बार यही वाला सवाल दोबारा कर जाना, एक बार यही क्वेश्चन खुद से निकाल लेना, आज आज के आज। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी क्या पता पेपर में आ रहा हो बेटा 5 नंबर का। ठीक है, और बच्चे अगर मेरे रिवीजन कराने से अगर कुछ भी हेल्प हुई ना पेपर में, मुझे बताना जरूर, अच्छा लगेगा, सच में अच्छा लगेगा। अगर किसी बच्चे को, अगर एक भी बच्चे को बेनिफिट होता है जो पहले सेशन लिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, या जो अब प्रॉफिट और लॉस लिया, या डिपार्टमेंटल का ले रहे हैं, या जो भी सेशन आगे लूंगा, कोई बेनिफिट होता है तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना बच्चे। चलो, दिस इज डन। इस टाइप का ही बेटा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है। स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 भी इसी कैटेगरी का है, एक बार वो कर लेना बेटा। इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हारा ना एक कंसेप्ट बचा है। वो कंसेप्ट कौन सा बचा है, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। पता नहीं बच्चा क्यों इतना डरता है। मैं कह रहा हूँ सबसे आसान कंसेप्ट ही वो है। तुम्हारे स्टडी मटेरियल ही देखना बेटा, मैंने कवर करवा देना। ठीक है, और बहुत आसान कंसेप्ट है। किस किस को मेमोरेंडम वाला कंसेप्ट मुश्किल लगता है वैसे बताना सर। किस किस को मुश्किल लगता है, कहते हैं सर ये वाली चीज तो समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं, जशन कह रहे सर मुश्किल लगता है। बेटा अभी आसान बना देंगे, टेक्निकल नहीं है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ चीज जहां, एक चीज बेटा थंब रूल मान लो, जो चीज डिफिकल्ट लगती है ना उसको ब्रेक करना शुरू करो, स्लो जाना शुरू कर दो, अपने आप आसान बन जाएगी। ठीक है, जितना मैंने अब तक डिपार्टमेंट करवाया ना वो हर बच्चा कर लेता, उतना उतने में उसको प्रॉब्लम इतना नहीं आता। बट ये कंसेप्ट जहां आ गया, बच्चा कहता है सर डिपार्टमेंटल मुझे आता ही नहीं। ठीक है, हो जाता है क्वेश्चन देख के डर लगता है, बेटा डरना तो नहीं है, वही तो करना है, डरना नहीं है, बल्कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना बड़े ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होता है।
इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बड़े, इस कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करना होता है, और आधी चीज तो क्वेश्चन में खुद बताता है, खुद ही क्वेश्चन बता रहा होता है कि ये करना है। अभी ये अभी दिखाऊंगा, देखना क्वेश्चन में खुद ही बोलेगा कि ऐसे ऐसे कर देना। चलो देखें जरा बेटा, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है बेटा। ये वाला मेथड जो होता है ना, यहां पर बेसिकली होता क्या है, डिपार्टमेंटल जो है वो मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, कंट्रोल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए अकाउंट बनाए गए हैं, सिर्फ कंट्रोल पर्पस के लिए। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी मूवमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी। आपका ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, परचेज करा आपने, आपने स्टॉक ट्रांसफर करा, कुछ शॉर्टेज है, कुछ चोरी हो गया, सेल कर दिया, सब कुछ बनाया जाएगा। ये वाला जो अकाउंट बनाया जाता है ना, खास बात क्या है, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर बनाया जाता है। मतलब नॉर्मली अगर तुम स्टॉक को लिखते हो या ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, किस पे लिखते हो, कॉस्ट पे लिखते हो ना। इसको हम कॉस्ट पे नहीं लिखेंगे, इसको पता हम किसके ऊपर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर। इसको हम किसके ऊपर लिखेंगे बेटा, सेलिंग प्राइस के ऊपर लिखेंगे। यानी जो मार्कअप होगा ना, हम उसको ऐड कर देंगे, और हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट इज लाइक अ लोड अकाउंट। जितना उसके ऊपर मार्कअप जुड़ा हुआ है ना, मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा। जितना उसके ऊपर मार्कअप जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। और एलिमिनेट कैसे करूंगा, दूसरी साइड ले जाकर। कैसे, अभी समझ में आएगा। आपको एडजस्टमेंट बताई हुई है कैसे कैसे, ठीक है बेटा। देखो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक पता है कैसे दिखाएंगे इसके अंदर, मैं ना दो अकाउंट बनाऊंगा। एक होता है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और एक होता है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, या टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दो, ओपनिंग स्टॉक लिख दो। मैं इसको कॉस्ट के ऊपर नहीं लिखूंगा, जितना इसके ऊपर मार्कअप होगा ना, मैं ऐड कर दूंगा। और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट के अंदर जो इसके ऊपर लोड है, उसको मैं लिखूंगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। लोड है बेसिकली ये। तो जितना मार्कअप है ना वो हटा दो। जैसे मान लो 100 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, और 20 रुपीज का क्या था, 20 का क्या था मार्कअप था। तो यहां पर मैं 100 नहीं लिखूंगा, यहां पर हम 120 लिखेंगे, और 20 में यहां जाके लिखूंगा। सिमिलरली डेबिट साइड के अंदर हम परचेज की बात करके चलें, तो अगर मैं यहां पर परचेज लिखूंगा ना, जितने में परचेज करा वो नहीं लिखूंगा, मार्कअप ऐड करके। मार्कअप ऐड करके सपोज करो 2 लाख का तुमने खरीदा, 2 लाख का माल खरीदा, 20% मार्कअप है, तो यहां पर हमें 2,40,000 लिखा। और ये जो 40,000 पे लोड है ना बेटा, इसको मैं यहां पे क्रेडिट साइड में जाके हटा दूंगा, बाय परचेज, ब्रैकेट में लिख दिया लोड 40,000 पे, मैं इस लोड को हटा दूं। जो सेल्स होती है उसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि सेल्स जो है तुम यहां पर लिखोगे बाय सेल्स, सेल्स तो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पे होती है, तो सेल्स का हम कभी भी नहीं लिखेंगे, सेल्स का मार्कअप भी नहीं लिखूंगा, सेल्स का मार्कअप भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अगर मान लो कोई चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, शॉर्टेज हो गई, लॉस हो गया स्टॉक का, फायर की वजह से हो गया, जैसे मर्जी, तो वो लॉस है, हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। यहां पर लिखेंगे बाय शॉर्टेज, किस प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्लस मार्कअप। और इसका जो मार्कअप है बेटा यहां जाके हटाऊंगा टू शॉर्टेज, इसके ऊपर जो लोड है। इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, बना के चलते हैं। उसके अलावा हमने ना मार्कडाउन का इंपैक्ट लेना होता है। अगर हमने क्या करा है, किसी आइटम को बेचने के लिए, ठीक है, बिक नहीं रही थी, उसको बेचने के लिए उसको मार्कडाउन करा है, कम के ऊपर बेचा है, तो हमने उसका भी इंपैक्ट दिखाना होता है। और उसका इंपैक्ट हम जो दिखा के चलते हैं वो दोनों अकाउंट के अंदर आता है, मेमोरेंडम स्टॉक में भी और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में भी, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, मार्कडाउन कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट जो करी जाती है दोनों के अंदर करी जाती है, स्टॉक के अंदर भी और डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में भी। चलो अब ना एक क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, ठीक है। देखो अगेन क्विक रिवीजन है, थोड़ा सा तेज चलूंगा, इतना तेज नहीं चलूंगा कि समझना है, ठीक है। और मेरे को अगर वीडियो मिल गई, मेरी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इस पूरे इस कंसेप्ट की अलग ही वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है मैंने, मेरे को अगर वो वीडियो मिल जाती है मैं वो वीडियो अलग से अपलोड कर दूं, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा उस पेज को रखेंगे कि तुम्हें समझ में भी आ जाए और हमारा टॉपिक जल्दी हो जाए। चलो जी, ग्राम उद्योग एक रिटेल स्टोर है, कह रहे हैं उसके दो डिपार्टमेंट है। ग्राम उद्योग क्या है, एक रिटेल स्टोर है, उसके दो डिपार्टमेंट है, एक खादी और सिल्क। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर केप्ट।
कह रहे हैं दोनों के लिए एक तो हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं और एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाते हैं। ऑल द गुड्स सप्लाई टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू द स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस मार्कअप। देखो खुद ही बता रहा है, कह रहे हैं जो भी गुड्स सप्लाई करते हैं ना दूसरे डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को, वो किसके ऊपर आएंगे, कॉस्ट प्लस मार्कअप के ऊपर आएंगे, जो सेलिंग प्राइस बनाएगा। जो सेल प्रोसीड्स होती हैं गुड्स की वो क्रेडिट करते हैं अकाउंट में। कह रहे हैं यानी अगर जो सेल करी है उसको क्रेडिट करोगे अकाउंट में, यही तो करते हैं हम। कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ मार्कअप है वो क्रेडिट करेंगे डिपार्टमेंटल मार्कअप के अंदर। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज रिड्यूस बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, कह रहे हैं अगर तुमने किसी गुड्स को नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम के ऊपर बेचा है, तो कह रहे हैं जो रिडक्शन मार्कडाउन है उसको एडजस्ट करेंगे दोनों स्टॉक अकाउंट और डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट के अंदर। मार्कअप का रेट बताया हुआ है। कह रहे हैं खादी के केस में 33 1/3% है, सिल्क के केस में 50% है। तुम्हें आगे ना फिगर्स दी हुई है। कह रहे हैं द फिगर्स फॉर द फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये खादी डिपार्टमेंट, ये सिल्क डिपार्टमेंट, तुम्हें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तुम्हें परचेज गिवन है, तुम्हें सेल्स गिवन है। ठीक है, तुम्हें बताया हुआ है कि स्टॉक जो था खादी का, उसके अंदर कुछ गुड्स ऐसे थे जिनका सेलिंग प्राइस मार्कडाउन करा है 1260 से। यानी अगर वो गुड जिस प्राइस के ऊपर बिकते, उससे 1260 रुपए तुमने कम करे हैं उस गुड्स को बेचने के लिए। ठीक है, और इनको तुमने बेच दिया रिड्यूस प्राइस के ऊपर। आगे बोल रहा है कुछ गुड्स ऐसे थे जो तुमने 6900 में परचेज करे थे खाद्य डिपार्टमेंट के लिए, बाद में तुमने उसको सिल्क डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया और उसको 10,350 में बेचा। एज अ रिजल्ट हो क्या गया कि जो कॉस्ट है वो तो खादी में आ रही है, लेकिन सेल कहां जा रही है, सिल्क में। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर तुमने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ गुड्स मार्कडाउन करे। खादी के गुड्स जो 5600 के थे, तुमने उसको 360 से मार्कडाउन करा ताकि वो बिक जाए। और सिल्क जो था वो 10,000 की कॉस्ट थी, तुमने उसको 2000 से मार्कडाउन करा। कह रहे सारे के सारे गुड्स बिक गए, लेकिन इस सिल्क में से 5000 के गुड्स जो है वो नहीं बिके। कह रहे जिस टाइम पे हम स्टॉक टेकिंग कर रहे थे, यानी इन्वेंट्री टेकिंग कर रहे थे, इन्वेंट्री गिन रहे थे, उस टाइम पे हमने पता लगा कि खादी क्लोथ जो है 390 रुपए का वो मिसिंग है। और कह रहे हैं इसको हमने राइट ऑफ करने का सोचा। आपको क्वेश्चन के अंदर उसने बोला क्या, कह रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाओ, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाओ और एक पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाओ। चलो बेटा क्वेश्चन को करें अब। ठीक है, मदद करेंगे मेरी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को स्क्रीन चाहिए। आप लोग क्वेश्चन प्लीज बुक से साथ में रेफर कर लेना। चलो जी, यहां पर बेटा मैं बना रहा हूं खादी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। यहां पर मैं बना देता हूं सिल्क मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। यहां पर मैं बना देता हूं खादी मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। और बेटा यहां पर मैं बना दूंगा सिल्क मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। बेटा प्लीज एक सेकंड देंगे मुझे, सॉरी। हाँ जी बेटा, अब खादी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट की अगर हम बात करके चलें, बेटा मेरे को देखो स्टॉक जो है वो कॉस्ट के ऊपर गिवन है 10,500 रुपए। पता है ये कंसेप्ट क्या बोलता है, कहते तुम यहां पर स्टॉक लिखो। यहां पर बेटा लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास स्टॉक कितना है, 10,500 का है ना। कह रहे हैं 10,500 पे नहीं लिखोगे, इसको हम दिखाएंगे सेल प्राइस के ऊपर। इसके अंदर मार्कअप ऐड करो 33 1/3, 33 1/3% इसके ऊपर ऐड करो जरा, 4500 रुपये आ जाएगा बेटा, 3,500 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 14,000। कह रहे हैं अब ये जो मार्कअप है ना, जो लोड है ना, इसको हटाएंगे। तो यहां पर मेरे पास आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है, बेसिकली ये आपका लोड है किसके ऊपर, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लोड आ गया कितने का, 3500 का। मैं स्क्रीन थोड़ी और इधर कर देता हूं ताकि इसको तुम आराम से पढ़ पाओ। ठीक है, 3500 का बेटा लोड मैंने हटा दिया।
बेटा इसी तरीके से सिल्क डिपार्टमेंट का, यहां पर सिल्क डिपार्टमेंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 18,600 है और उसके ऊपर 50%, यानी कि 27,300 रुपये हो जाएगा, 27,900 रुपये हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारा 9,300 रुपये है लोड, ये मैं यहां जाके हटा दूंगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये तुम्हारा लोड आ गया, ये मैं हटा दूं। ठीक है। अब तुम्हें परचेज गिवन है 75,900 की इस खादी की, और सिल्क की गिवन है 93,400। यहां जाकर मैंने परचेज रिकॉर्ड करी, परचेज को किस पे रिकॉर्ड करूंगा, 75,900 प्लस 33 1/3%। इसी तरीके से यहां पर परचेज किस पे रिकॉर्ड करूंगा, यहां पर परचेज रिकॉर्ड करेंगे 93,400 प्लस उसका 50%। अब ये जो परचेज है इसके अंदर भी तो लोड है, इसके ऊपर भी तो लोड है, इस लोड को हटाओगे कैसे, यहां जाकर, यहां जाके ऑपोजिट साइड में जाके हटाया, बाय परचेज जो लोड था वो हटाया, यहां पर जाके लिखा बाय परचेज जो लोड था बेटा वो हटाया। ठीक है। 75,900 प्लस 33 1/3 करते हो बेटा, मैं बताता हूँ 101,200 आ जाएगा। यहां पर करोगे बेटा ये आ जाएगा 140,100 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो लोड था दैट वाज 25,300, और यहां पर बेटा जो लोड था दैट इज 46,700। मुझे तो बेटा यहां तक क्लियर हुआ। प्लीज बेटा एक बार हैंड रेज कर दो अगर यहां तक क्लियर है, कुछ लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके ना, यहां पर आ जाओ बेटा, बस हैंड्स डाउन बेटा, हैंड्स डाउन बेटा। अब आ जाओ यहां पर, अब यहां पर बाय सेल्स लिखूंगा, या इसने कितने में बेचा, 95,600 में, इसका कितने में बिका माल, यहां पर सेल्स कितने की, 1,25,000 की। देखो मैंने अब तक कुछ नहीं करा, जितना गिवन था जैसे एक नॉर्मल हम अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसा सा बना के चल रहे हैं, बस मैंने इसको लोड के ऊपर लिया, दूसरी साइड लोड हटा दिया। ध्यान रखना सेल्स के ऊपर, ऑलरेडी सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है सेल्स, उसका मैं लोड कहीं नहीं हटाऊंगा, उसका मार्कअप नहीं हटाने बैठूंगा, वही तो निकालना है मुझे, वो तो मेरा प्रॉफिट खुद निकलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे वही तो पहुंचना है। अब एक एक करके ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना और सुनना समझना। कह रहा है कि जो स्टॉक था खाद्य डिपार्टमेंट को ओपनिंग वाला, ये 10,500 वाला, इस 10,500 के अंदर 1,260 रुपए का कुछ स्टॉक ऐसा था जिसको हमने 1,260 से मार्कडाउन कर ताकि ये बिक जाए, कुछ स्टॉक ऐसा था जिसको हमने 1,260 से मार्कडाउन करा था ताकि वो बिक जाए, और वो बिक गया, वो बिक गया। मतलब तुम इस चीज को ऐसे समझो, 10,500 के अंदर कुछ स्टॉक ऐसा है जिसको हमने, जिसके ऊपर वैसे 33 1/3% का मार्जिन हम ऐड करते और बेचते, लेकिन हमने उसको क्या करा, 1260 से मार्क डाउन कर दिया। मतलब जितने में बिकता उससे 1,260 रुपए कम में ही बेच रहे हो तुम लोग। तो जरा सोच के देखना बेटा बस, ये जो तुमने सेल्स के ऊपर है, क्या ये जो, क्या इस 14,000 के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1,260 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहां पर तो तुमने नॉर्मल मार्कडाउन ऐड कर दिया ना, मार्कअप ऐड कर दिया ना, जबकि तुमने तो उसको मार्कडाउन करके बेचा है। क्या इस 14,000 के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1,260 ज्यादा है, यस और नो। बच्चे पता है क्या चीज है, सुनो, पेपर हमें बचे हैं 3 दिन, आंसर दे दोगे जल्दी खत्म कर लेंगे, आंसर नहीं दोगे यस बेटा सर। फिर मैं तो मान के चलूंगा समझ आया मैं आगे बढ़ पड़ूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा रुक नहीं सकता हूँ किसी एक चैप्टर के ऊपर। बेटा 1,260 तो गिवन है ना बच्चे मुझे, ये देखो 1,260 गिवन है, पहली स्टेटमेंट पढ़ो जशन, मार्क डाउन बाय 1260, कह रहे सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैज बीन मार्क डाउन बाय 1260। ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा जो सामान जितने में बिकता उससे 1,260 में तुमने कम में बेचा, इसके अंदर वो 1260 आ रहा है क्योंकि दिस इज एट द सेलिंग प्राइस, इसके अंदर वो 1260 ज्यादा है, तो उस 1260 को मुझे हटाना चाहिए ना। अगर 1,260 इस साइड ज्यादा लिखकर बैठे उसको हटाऊंगा, तो 1,260 बेटा मैंने हटाया, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, बाय मार्क डाउन ऑन सेल्स। अब मैं यहां पर ना 1260 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ रखा है पहले, एक ट्रांजेक्शन और आने वाली है जो यहाँ पर ऐड हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1260 लिख दिया। अब जरा सोच के देखना, ये जो 14,000 था, तुमने इसके ऊपर जो मार्कअप था 33 1/3%, वो 3,500 यहां लिखा, लेकिन इसी में से तो वो कह रहा है कि भाई तुमने 1,260 से मार्कडाउन करा, तो यानी इस 3,500 में भी तो 1,260 जो है वो ज्यादा है, इस 3,500 में तो 1,260 ज्यादा है, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो समझ में आया कि जब मार्कडाउन की बात हो रही है, जो ये पॉइंट लिखा हुआ था एडजस्टमेंट वाला, ये क्यों लिखा था कि दोनों तरफ आएगा।
अब पढ़ो इसको जैसा, कह रहे हैं मैनेजमेंट में डिसाइड टू मेक एन एडहॉक अमाउंट ऑफ मार्कअप ऑन एनी स्टॉक एंड अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड. Similarly, if the selling price of any goods is reduced below its normal price, the reduced markdown is adjusted both in the stock account and departmental markup account. मतलब हम कह रहे हैं कि इस 14,000 के अंदर 1260 रुपए ज्यादा है, तो उसको हटाओ. तो हमने इसको क्रेडिट में जाके हटा दिया. कह रहे हैं अब ये जो तुमने इसके ऊपर लोड था, उसके अंदर भी तो ज्यादा है ना 1260, उसको भी तो हटाओ. तो मार्कडाउन ऑन सेल्स हमने हटा दी. लेमन लैंग्वेज में समझो, ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ अब इस टाइम पे. ठीक है, चलो अगली ट्रांजेक्शन क्या गिवन है बताओ जरा. सर अगली ट्रांजेक्शन गिवन है, चलो मैं अपनी बुक से पढ़ लेता हूँ. अगली ट्रांजेक्शन बेटा गिवन है दैट सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 6900. कह रहे हैं कुछ स्टॉक ऐसा था 6900 का जो परचेज करा था खादी डिपार्टमेंट ने, लेकिन सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया और सिल्क ने उसको 10,350 में बेचा. कॉस्ट जो है वो किसमें इंक्लूडेड है, खादी में, और सेल जो है वो किसमें इंक्लूडेड है, सिल्क में. क्या करूं इसका, चलो सोच के देखते हैं. अगर खादी ने सिल्क को ट्रांसफर करा, उसको रिकॉर्ड कर दूं मैं, यहां पर जाके लिख दूं बाय ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट. कितने में सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा होगा, 6900 का है. सेलिंग प्राइस के ऊपर करेंगे, इसके अंदर 33 1/3% ऐड कर देंगे. खादी का लोड, खादी का लोड कितना है, 33 1/3. 6900 के अंदर 33 1/3% ऐड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 9200. कितना आ जाएगा, 9200. ये जो 9200 है, ठीक है, इसके अंदर लोड है, कितना लोड है, 2300 रुपए का लोड है. उस लोड को यहां जाकर मैं हटाऊंगा, ट्रांसफर. इस लोड को यहां जाकर हटाएंगे, ट्रांसफर कितना, 2300. सिल्क में आ जाओ, सिल्क ने उसको बेचा है. सिल्क ने क्या करा है बेटा, उसको बेचा है. अब जरा सोच के देखना, जब खादी ने सिल्क को ट्रांसफर करा होगा तो सिल्क को वो भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए. तो वो रिकॉर्ड करेगा. तो यहां पर आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम खादी, टू ट्रांसफर फ्रॉम खादी डिपार्टमेंट, किस वैल्यू के ऊपर, 6900 कॉस्ट है, ये अपना लोड ऐड करेगा. 6900 उसकी कॉस्ट है, ये अपना लोड ऐड करेगा 50%, ये 50% ऐड करेगा. ये कितना ऐड करेगा, 50% ऐड करेगा. ठीक है, तो ये लिखेगा 10,350. 10,350. अब इस 10,350 में लोड कितना है, सर लोड है 3450 को. वो लोड को हटा देंगे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में जाकर. तो बाय ट्रांसफर लोड ये आ जाएगा कितना, 3450. ये आ गया कितना, 3450. चलो, अब अगली ट्रांजेक्शन क्या गिवन है, अगली ट्रांजेक्शन गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर सेल्स को प्रमोट करने के लिए 5600 की खादी की जो कॉस्ट थी, सामान था, उसको 360 से मार्कडाउन करा. बेटा जो लॉजिक मैंने तुम लोगों को अभी दिया था, इस वाले सामान को लेके 1260 को लेके, वही लॉजिक यहां पर है. मैं कह रहा हूं तुमने अब जो सामान खरीदा है, उसके अंदर कुछ सामान को बेचने के लिए तुमने उसको लोड मार्क डाउन करा, कितने से, 360 से. तो जितना तुमने मार्क डाउन करा है उसको हटाओ ना. इस 101200 के अंदर 360 तुमने इससे कम ली, कम में बेचा है. तो जो 360 कम में बेच रहे हो, जो मार्क डाउन करे उसको हटाओ. तो 360 ऐड कर दिया. सिमिलरली यहां पर उसका इंपैक्ट दिखा के चलोगे, यहां पर 1260 लिखा था, तो यहां पर भी 360 साथ में मैं ऐड कर देता हूं. टोटल करोगे ये आ जाएगा 1620, ये आ जाएगा 1620. तो मेरी अगली ट्रांजेक्शन भी ओवर. अगली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहे सिल्क जो था, उसका 10,000 रुपए की कॉस्ट का सामान था, तुमने 2,000 में से मार्कडाउन करा, यानी 20% तुम कहीं ना कहीं कॉस्ट के ऊपर मार्कडाउन करके बैठे हो. ठीक है, या कॉस्ट का 20% है जो मार्कडाउन है, ऐसा बोल सकता हूँ. अब इसमें से 5,000 का सामान बिक गया, 5,000 का नहीं बिका. जो 5,000 रुपए का सामान बिक गया, ठीक है, वो मार्कडाउन ऑन सेल्स है. तो यहां पर लिख दो मार्कडाउन ऑन सेल्स, कितना, जो बिक गया 1,000. यहां पर भी टू मार्कडाउन ऑन सेल्स, कितना, 1,000. समझ आया. अब क्या करेंगे बेटा, अब आखिरी वो बोल रहा है, कह रहे हैं जिस टाइम पे हमने स्टॉक टेकिंग करा, पता लगा 390 रुपए का स्टॉक ही मिसिंग है खादी के अंदर. तो खादी में आ जाए, 390 का स्टॉक मिसिंग है बाय लॉस ऑफ स्टॉक. बाय लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर कितना, बाय लॉस ऑफ स्टॉक में कितना, 390. 390 में कितना ऐड करूंगा, 33 1/3%, 520. इसका लोड हटाओ, यहां जाके लिखूंगा टू लॉस ऑफ स्टॉक, कितना, 130. खत्म. इसी तरीके से अब हमने बस क्या करना है बेटा,
अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इस चीज को क्लोज करना है। मुझे अब क्या करना है, मुझे बस चीजों को क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करना है सुनोगे। ये तुम्हारा खादी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है। खादी मेमोरेंडम में तुम्हारा स्टॉक कितना आ रहा है, जीरा बेटा बैलेंसिंग फिगर अगर तुम निकालोगे ना, तो तुम्हारा स्टॉक पता है कितना आ रहा होगा, तुम्हारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 8260 का। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना बेटा, ये भी तो किसके ऊपर होगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर। जब पूरा अकाउंट ही सेलिंग प्राइस के ऊपर है, ये भी तो सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। तो इसका भी तो लोड हटाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक का लोड हटाया था, इसका लोड नहीं हटाएंगे, इसका लोड हटाओ। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हटाओ जरा इसके ऊपर लोड, 8260, ये 133 1/3% के बराबर होगा। इसके ऊपर लोड 33 1/3 होगा। सॉल्व करोगे बेटा, तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2065। तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2065। ठीक है, ये आ गया। अब जो बचा, जो तुम्हारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, इस मार्कअप अकाउंट के अंदर, वो तुम्हारा प्रॉफिट है। तो टू पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा बेटा, इस केस में 22685। खादी हो गया खत्म। सिमिलरली सिल्क के अंदर, सिल्क के अंदर क्लोजिंग स्टॉक निकालो, बैलेंसिंग फिगर ये आएगी 52350। अब इस 5235 में जो लोड है वो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में जाएगा वो लोड, 52350 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 17450 रुपए। तो तुम्हारे पास बेटा जो डिफरेंस आ रहा है वो तुम्हारा पी एंड एल के अंदर आ जाएगा 41,000। बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने बस एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया पी एंड एल का, वो खुद से देख लेना। ठीक है, बोलो बेटा समझ में आया। यस सर। बेटा मैंने तुम लोगों को डिपार्टमेंटल कंप्लीट करवा दिया रिवाइज। डिपार्टमेंटल में यही चार चीजें। ठीक है, अब ये जो स्टॉक रिजर्व वाला कंसेप्ट है ना, वो हमारा ना जनरल पी एंड एल के अंदर आ जाता है। तो जनरल पी एंड एल वाला कोई एक क्वेश्चन प्लीज खुद से देख जाना। कहीं प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं, ग्रुप के अंदर डाउट पूछ लेना, नहीं तो नंबर जो है उस पे, नंबर है ही है मेरा सबके पास यूजुअली वैसे, फिर भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा जितना डिपार्टमेंटल आता था, अब उससे शायद कुछ बेटर जो भी है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बेटा मिलेंगे थोड़ी देर में, हम एक और सेशन ले लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम का। या मैं एक सेशन अभी थोड़ी देर में फिर ले लेता हूँ। 42,000। बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी हो, क्या पता 42,000 ही हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा, रुको। बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 42,000 है। बेटा ऐड करके देख लेता हूँ मैं, डोंट वरी। हजार का मार्कअप नहीं लिखा हुआ ना उन्होंने। बेटा तो नेट इम्पैक्ट वही आ गया ना, देखो ये 1000 और ये 40। बच्चे ये करेक्ट है, जो मैंने आपको करवाया ये करेक्ट है, डोंट वरी। ठीक है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके गॉट इट। एक एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। बेटा बेसिकली ये पता है क्यों आ रहे हैं 1000 रुपए का जो डिफरेंस आप कह रहे हो, पता है वो क्यों है। बेटा जो सिल्क है, जो सिल्क है उसके अंदर 5,000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो अभी भी बिका नहीं है, और तुम उसको क्या मार्कडाउन करके बैठे हो 1000 रुपए से। ये इस 1000 का डिफरेंस है। तो इस 1000 का ना हम इम्पैक्ट लेना भूल गए हैं। ठीक है, ये हो गया, थैंक यू बच्चे, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। इस 1000 का अभी इम्पैक्ट लेना भूल गए हो। तो आप लोग ऐसा करो कि इस 1000 का इम्पैक्ट लेंगे, तो यहाँ पर 16,450, और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 42,000। ठीक है बेटा, अब ठीक है जशन, थैंक यू बेटा। उस 1000 का इम्पैक्ट ले लेंगे साथ में, तो माइनस कर देंगे 1000। डन। बेटा आपका ये सवाल हो गया ओवर, और आपका डिपार्टमेंटल भी हो गया ओवर। ठीक है जी।
तो अब बेटा मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, एक और सेशन ले लेंगे। और जो बच्चे बेटा पहली बार मेरा ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, 7009170545। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आपको आए पेपर के लिए, नवंबर 23 के लिए कोई डाउट आ रहा है मेरे को इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जो भी हमारे रिवीजन सेशन अगर कोई और लाइव ले रहे होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये वाला सेशन बेटा मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जैसे ही सेव होता है ये यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। ओके बच्चों।